नमस्कार मित्रों, मैं बालन सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय संविधान का भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में। तो भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य किया गया है, और अनुच्छेद 5 से 11 में ये प्रावधान किया गया है कि भारत की नागरिकता किस प्रकार से ग्रहण की जा सकती है तथा किस प्रकार से भारतीय नागरिकता का परित्याग किया जा सकता है। वहीं यदि हम बात करें भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्या भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, तो भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। वहीं यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर राज्य की, तो जम्मू कश्मीर राज्य को 26 जनवरी 1957 ईस्वी को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई थी। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान था, और वहीं पर भारत का भी संविधान कार्य कर रहा था। तो इस प्रकार क्या था, जम्मू कश्मीर की नागरिकता तथा भारत की नागरिकता दोनों ही नागरिकताएं जम्मू कश्मीर राज्य में कार्य कर रही थी। लेकिन क्या था, इसे विशेषाधिकार के तहत अनुच्छेद 370 में सम्मिलित किया गया था। इसे विशेषाधिकार के तहत अनुच्छेद 370 में सम्मिलित किया गया था। लेकिन क्या हुआ, 5 अगस्त 2019 ईस्वी को, कब, 5 अगस्त 2019 ईस्वी को संसद में कानून पारित करके अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। कब, 5 अगस्त 2019 ईस्वी को संसद में कानून पारित करके अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान समय में यदि देखें तो वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर राज्य में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। वहीं यदि हम बात करें भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का ही प्रावधान क्यों किया गया, तो इसके पीछे एक वजह थी। क्या, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय काफ़ी मात्रा में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। तो हमारे जो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि यदि हम लोग दोहरी या तिहरी नागरिकता का प्रावधान करते हैं तो क्या होगा, राज्यों की अपनी अलग अलग नागरिकताएं हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, राज्यों के मध्य आपस में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, हर राज्य की अपनी अलग नागरिकता होगी, और वहीं यदि किसी राज्य में किसी प्रकार का सांप्रदायिक दंगा होता है
तो दूसरा राज्य उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। क्या होगा, दूसरा राज्य कहेगा उस राज्य की अलग नागरिकता है और हमारी अलग नागरिकता है, उस राज्य के नागरिक अपने इस विवाद को देखें। दूसरा राज्य मदद नहीं करेगा। और वहीं पर क्या होगा, यदि हम लोग एकल नागरिकता का प्रावधान करते हैं तो इससे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। यानी किसी भी राज्य में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो सारे राज्य मिलकर उस विवाद को सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। और वहीं यदि कोई भारतीय व्यक्ति कहीं विदेश में जाता है और विदेश में उससे पूछा जाएगा आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो वह गर्व से कहेगा हम भारतीय हैं, यानी हम भारत के लोग। तो इससे क्या होगा, देश प्रेम की भावना जागृत होगी। और वहीं यदि हम आगे बात करते हैं तो भारत में 26 नवंबर 1949 ईस्वी को नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू किया गया था। क्या भारत में 26 नवंबर 1949 ईस्वी को नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू किया गया। तो भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू किया गया, तो भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू किया गया था। और भारतीय संविधान में कहीं भी नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। यानी कि भारत के किसी भी या भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया है, नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। तो इस बात को लिख लेते हैं। क्या भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। भारतीय संविधान में कहीं भी नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई, यानी किसी भी अनुच्छेद में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई। और वहीं अनुच्छेद 11 में साफ तौर पर लिख दिया गया है कि संसद चाहे तो नागरिकता से संबंधित अन्य किसी प्रकार का नियम कानून बना सकती है और किसी की भी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। इसी अनुच्छेद 11 को आधार मानकर संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था। इसी अनुच्छेद 11 को आधार मानकर संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था। तो चलिए इस बारे में लिख लेते हैं। अनुच्छेद 11 को आधार बनाकर संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। तो यदि पूछा जाए कि भारतीय नागरिकता अधिनियम किस अनुच्छेद को आधार मानकर पारित किया गया था, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 अनुच्छेद 11 को आधार मानकर पारित किया गया था। और वहीं यदि हम बात करें तो 1955 में ही एक और कार्य हुआ था। 1955 में भारत में प्रथम भाषा आयोग का गठन किया गया था। क्या 1955 में भारत में प्रथम भाषा आयोग का गठन किया गया था। तो इस बारे में भी लिख लेते हैं। 1955 ईस्वी में भारत में प्रथम भाषा आयोग का गठन किया गया। तो भारत में प्रथम भाषा आयोग का गठन कब किया गया था, तो भारत में प्रथम भाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में किया गया था। और यदि हम बात करें भारतीय नागरिकता अधिनियम में अब तक कुल कितने बार संशोधन हो चुका है, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम में
अब तक कुल 5 बार संशोधन किया जा चुका है। कब कब? 1986 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में और 2015 ईस्वी में। और 2015 ईस्वी में जो संशोधन किया गया था उसमें यह प्रावधान किया गया था कि भारत का कोई भी नागरिक यदि विदेशी महिला से शादी करता है तो वह महिला उसी दिन से भारत की नागरिक कहलाएगी। क्या? जो 2015 में संशोधन किया गया, 2015 के संशोधन में ये प्रावधान किया गया कि यदि कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी महिला से शादी करता है तो वह महिला उसी दिन से भारत की नागरिक कहलाएगी। आगे यदि हम बात करें कि जो नागरिक होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आगे हम बात कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं नागरिक कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से नागरिक को बांटा जाता है। ये मान लीजिए नागरिक, मान लीजिए कोई व्यक्ति, ये मान लीजिए व्यक्ति हैं और व्यक्ति किस प्रकार से होंगे? या तो वे नागरिक होंगे, यानी कि जो देश के नागरिक होंगे उनको क्या कहेंगे? या तो वे नागरिक होंगे, और या फिर क्या होंगे? विदेशी नागरिक होंगे। या तो नागरिक होंगे या विदेशी नागरिक होंगे। ये जो नागरिक होते हैं, नागरिक जो होंगे, नागरिकों को सिविल अधिकार तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं नागरिकों को? तो नागरिकों को सिविल अधिकार तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जो नागरिक होंगे, नागरिकों को सिविल अधिकार तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। जो नागरिक होंगे, नागरिकों को सिविल अधिकार तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। और वहीं जो विदेशी नागरिक होते हैं, विदेशी नागरिकों को केवल सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। और विदेशी नागरिक 2 प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन से? विदेशी नागरिक 2 प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है विदेशी शत्रु, और दूसरा होता है विदेशी मित्र। ये विदेशी शत्रु क्या होते हैं? जिन देशों से लगातार झगड़े होते रहें, बार बार विवाद होता रहे, तो वह विदेशी शत्रु के अंतर्गत आते हैं। और जो विदेशी मित्र होते हैं, इनसे कभी झगड़ा ना हुआ हो, किसी प्रकार का विवाद ना हो, तो वह होते हैं विदेशी मित्र। यदि भारत के विदेशी मित्र की बात करें तो सबसे अच्छा उदाहरण जो है वह रूस है। रूस जो है वह भारत का सबसे अच्छा विदेशी मित्र है। ये जो विदेशी शत्रु होते हैं, विदेशी शत्रुओं को अनुच्छेद 22 के 2 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या? अनुच्छेद 22 के 2 के तहत विदेशी शत्रुओं को क्या किया जा सकता है? गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि हम बात करें नागरिकता की सर्वप्रथम परिभाषा किसने दी थी, तो नागरिकता की सर्वप्रथम परिभाषा अरस्तू ने दी थी। नागरिकता की सर्वप्रथम परिभाषा अरस्तू ने दी थी। क्या? नागरिकता की सर्वप्रथम परिभाषा अरस्तू ने दी थी। नागरिकता की सर्वप्रथम परिभाषा किसने दी? तो नागरिकता की सर्वप्रथम परिभाषा अरस्तू ने दी थी। और अरस्तू ने अपने यहाँ बताया, अरस्तू ने कहा नागरिक वह हैं जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में सक्रिय रूप से भाग लें। अरस्तू ने कहा कि नागरिक वह होते हैं जो विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में सक्रिय रूप से भाग लें। क्या बताया इन्होंने? नागरिक वह हैं जो विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में सक्रिय रूप से भाग लें। अरस्तू ने बताया कि नागरिक वह होते हैं
जो विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में सक्रिय रूप से भाग लें। अरस्तु जो थे वे यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के? अरस्तु यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अरस्तु जो थे वे यूनान के रहने वाले थे और इन्होंने यूनान में 4 प्रकार के नागरिक बताए। कौन कौन से? पहला नागरिक, दूसरा विदेशी नागरिक और तीसरा स्त्रियां और चौथे नंबर पे इन्होंने बताया दास। क्या? अरस्तु यूनान के रहने वाले थे और इन्होंने यूनान में 4 प्रकार से नागरिकों के बारे में बताया। क्या बताया? पहला नागरिक बताया और दूसरा विदेशी नागरिक का उल्लेख किया, तीसरा स्त्रियों का उल्लेख किया और चौथा दासों का उल्लेख किया। इन्होंने बताया जो नागरिक होते हैं, नागरिक वह होते हैं जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अरस्तु ने बताया नागरिक वह होते हैं जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और वहीं जो विदेशी नागरिक होते हैं, विदेशी नागरिक जो होंगे उनको क्या है? केवल सामाजिक क्षेत्र में भाग लेने का अधिकार होता है। क्या? केवल सामाजिक क्षेत्र में भाग ले सकते हैं। जो विदेशी नागरिक होंगे वह केवल सामाजिक क्षेत्र में भाग ले सकते हैं। अरस्तु ने बताया जो विदेशी नागरिक होंगे वह केवल सामाजिक क्षेत्र में भाग ले सकते हैं और जो स्त्रियां हैं वह क्या हैं? नागरिक नहीं है। जो स्त्रियां होंगी वह नागरिक नहीं है। स्त्रियों को अरस्तु ने नागरिक नहीं बताया था। और ये जो दास होंगे, दासों को भी नागरिक नहीं बताया। यानी कि जो दास होंगे, दास भी क्या होंगे? वे नागरिक नहीं हैं। तो स्त्रियां और दासों को अरस्तु ने नागरिक नहीं बताया था। अनुच्छेद 23 के माध्यम से दुर्व्यवहार, बेगार तथा बालाश्रम के माध्यम से दास प्रथा का अंत किया गया। आगे यदि हम बात करें तो क्या होता है? 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट लाया जाता है और चार्टर एक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लाया जाता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा दास प्रथा के अंत करने का प्रयास किया। क्या? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से दास प्रथा का अंत करने का प्रयास किया। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से दास प्रथा के अंत करने का प्रयास किया। और वहीं क्या हुआ? 1842-43 ईस्वी में दास प्रथा से संबंधित सख्त कानून बनाया गया। कब? 1842-43 ईस्वी में दास प्रथा से संबंधित सख्त कानून बनाया गया। तो दास प्रथा से संबंधित सख्त कानून कब बनाया गया था? तो 1842-43 ईस्वी में बनाया गया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या किया? दास प्रथा के अंत करने का भलकर प्रयास किया। आगे हम बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं अप्रवासीय भारतीय की, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन क्या होते हैं, NRI क्या होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। क्या? NRI यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन। NRI यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी कि अप्रवासीय भारतीय। क्या?
अप्रवासीय भारतीय। अप्रवासीय भारतीय क्या होते हैं? नॉन रेजिडेंट इंडियन क्या होते हैं? तो ऐसे व्यक्ति जो 183 दिन किसी अन्य देश में रहते हैं और उसी देश की क्या करते हैं? नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को अप्रवासीय भारतीय कहा जाता है। कोई भी भारत का व्यक्ति 183 दिन किसी अन्य देश में रहता है और क्या करता है? उस देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अप्रवासीय भारतीय कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वह व्यक्ति जिन्होंने 183 दिन किसी अन्य देश में रहने के बाद अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो। NRI क्या है? अप्रवासी भारतीय क्या है? तो अप्रवासी भारतीय वह व्यक्ति होते हैं जो 183 दिन तक अन्य देश में रहते हैं और उसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो इन्हें हम लोग अप्रवासी भारतीय यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन कहते हैं। वहीं यदि हम आगे बात करें भारतवंशी यानी भारतीय मूल के व्यक्ति की, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की, PIO की पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की। तो चलिए बात करते हैं भारतवंशी। किसकी? भारतवंशी भारतीय मूल के व्यक्ति, या इसे कह सकते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति। भारतीय मूल के व्यक्ति यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी कि PIO की बात करते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात करते हैं। तो PIO वह होते हैं यानी कि भारतवंशी वह होते हैं जिन्होंने क्या किया हो? भारत की नागरिकता त्याग दी। भारतवंशी वह होते हैं जिन्होंने भारत की नागरिकता त्याग दी हो और उनका संबंध कहीं ना कहीं भारत से हो, तो उन्हें हम लोग भारतवंशी या भारतीय मूल के व्यक्ति कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं यानी कि PIO कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। वह व्यक्ति जिन्होंने भारत की नागरिकता त्याग दी हो तथा उनका संबंध कहीं ना कहीं भारत से हो, उन्हें वह व्यक्ति जिन्होंने भारत की नागरिकता त्याग दी हो तथा उनका संबंध कहीं ना कहीं भारत से हो, तो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं? PIO कहते हैं यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं। वहीं यदि हम बात प्रवासी भारतीय की यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की, क्या प्रवासी भारतीय क्या होते हैं? प्रवासी भारतीय यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की, यानी वहीं यदि हम बात करते हैं अप्रवासी भारतीय की यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की यानी कि OCI की, तो वास्तव में जो प्रवासी भारतीय होते हैं वह भारतवंशी ही होते हैं। वास्तव में जो प्रवासी भारतीय होते हैं वह भारतवंशी ही होते हैं। क्या हुआ है? इन दोनों को 2015 ईस्वी में मिला दिया गया है। कब मिलाया गया है? 2015 ईस्वी में। किसको?
प्रवासी भारतीय और भारतवंशियों को मर्ज कर दिया गया है। तो 2015 ईस्वी से भारतवंशी और प्रवासी भारतीय दोनों एक हो गए हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो क्या होता है, 2003 ईस्वी को लक्ष्मीमल कमेटी ने कहा कि भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जाए। इसी लक्ष्मीमल कमेटी की सिफारिश पर 2004 ईस्वी में भारत सरकार ने 16 देशों के भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान कर दी। इसमें मुख्य रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड, साइप्रस आदि देश आते हैं। और इन 16 देशों के नागरिकों को केवल 3 क्षेत्रों में भाग लेने का अधिकार दिया गया। कौन कौन से 3 क्षेत्रों में भाग लेने का अधिकार दिया गया? तो सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र में भाग लेने का अधिकार दिया गया, लेकिन इन्हें राजनीति तथा प्रशासन में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। क्या 2004 ईस्वी में लक्ष्मीमल कमेटी की सिफारिश पर भारत सरकार ने 16 देशों के भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान की। इन्हें केवल 3 क्षेत्रों में भाग लेने का अधिकार दिया गया। क्या हुआ, 2004 ईस्वी में लक्ष्मीमल कमेटी की सिफारिश पर भारत सरकार ने 16 देशों के भारतीयों को क्या किया? दोहरी नागरिकता प्रदान की और इनको केवल 3 क्षेत्रों में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। कौन कौन से 3 क्षेत्र? तो पहला है सामाजिक क्षेत्र, दूसरा हो जाता है आर्थिक क्षेत्र और तीसरा आपका आता है धार्मिक क्षेत्र। इन 3 क्षेत्रों में भाग लेने का अधिकार दिया गया और वहीं पर क्या था? राजनीति तथा प्रशासन में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया। राजनीति तथा प्रशासन में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया। क्या? राजनीति तथा प्रशासन में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया। क्या होता है, 2003 ईस्वी में लक्ष्मीमल कमेटी कहती है कि भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जाए। इसी लक्ष्मीमल कमेटी की सिफारिश पर क्या होता है, 2004 ईस्वी में भारत सरकार 16 देशों के भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान कर देती है, लेकिन इन 16 देशों के भारतीयों को केवल 3 क्षेत्रों में भाग लेने का अधिकार दिया जाता है। कौन कौन से 3 क्षेत्र? तो सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र। इनको राजनीति तथा प्रशासन में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया था। वहीं यदि हम बात करें नागरिकता किस सूची का विषय है, तो नागरिकता संघ सूची का विषय है। इसके बारे में जान लेते हैं। क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, नागरिकता किस सूची का विषय है? तो नागरिकता संघ सूची का विषय है। क्या? नागरिकता संघ सूची का विषय है। नागरिकता संघ सूची का विषय है। नागरिकता किस सूची का विषय है? तो नागरिकता संघ सूची का विषय है। वहीं यदि आगे बात करते हैं तो क्या होता है, 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान विभाजन का ऐलान कर दिया। क्या हुआ, 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान विभाजन का ऐलान कर दिया। इसे क्या कहते हैं? इसे ही ब्रिटेन योजना या 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। इसे 3 जून योजना अथवा ब्रिटेन योजना कहते हैं। तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं। क्या?
3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान विभाजन का ऐलान किया। इसे बीटन योजना या 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। इसे बीटन योजना या 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत और पाकिस्तान के विभाजन का ऐलान कर देते हैं, और जब ये भारत और पाकिस्तान का विभाजन का ऐलान करते हैं तो इसे बीटन योजना या 3 जून योजना के नाम से जाना गया था। तो चलिए आगे बात करते हैं संविधान के प्रावधानों के बारे में कि नागरिकता का प्रावधान कहां से कहां तक किया गया है। तो बात करते हैं हम लोग नागरिकता के प्रावधान। ठीक है, क्या नागरिकता के प्रावधान क्या प्रावधान है, किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है। तो क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 5 की। किसकी? अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 5 में क्या प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बताया गया है। क्या? अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या है, वह व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ है वह भारत के नागरिक होंगे। वह व्यक्ति जिनका भारत में अधिवास है वह भारत के नागरिक होंगे। वह व्यक्ति जिनके माता पिता भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हों वह व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। और वह व्यक्ति जो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में निवास कर रहे हों, भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहे हों, तो वह भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। वह भी क्या कहलाएंगे? भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। क्या? अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। इसमें क्या है, वह व्यक्ति जिनका भारत में अधिवास है। क्या? वह व्यक्ति नंबर 1 वह व्यक्ति जिनका भारत में अधिवास है। वह व्यक्ति जिनका भारत में अधिवास है। और नंबर 2 वह व्यक्ति जो भारत में जन्मे हैं, या ये कहें वह व्यक्ति जिन्होंने क्या किया है, भारत में जन्म लिया है। और नंबर 3 वह व्यक्ति जिनके माता पिता भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हैं। वह व्यक्ति जिनके माता पिता भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हैं। वह व्यक्ति जिनके माता पिता भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हैं और वह व्यक्ति जो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हैं। क्या? वह व्यक्ति जो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहे हैं। ये क्या हैं? भारत के नागरिक कहलाएंगे। भारत के नागरिक
कहलाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो अनुच्छेद 5 में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि वह व्यक्ति जिनका भारत में अधिवास है, जिन्होंने भारत में जन्म लिया है, जिनके माता पिता भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हैं, और वह व्यक्ति जो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं, वह सभी भारत के नागरिक कहलाएंगे। चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। क्या? अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में क्या प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन यानी कि पलायन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार दिए गए हैं। क्या है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन यानी कि पलायन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार। तो अनुच्छेद 6 में क्या प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार दिए गए हैं। इसमें पहला पॉइंट कहा गया कि 19 जुलाई 1948 के पूर्व यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो वह भारत का नागरिक होगा। वहीं इसका दूसरा पॉइंट कहा गया कि 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो उसे कम से कम 6 महीने भारत में अस्थायी रूप से रहना होगा। उसके बाद वह रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। क्या? पहला पॉइंट है 19 जुलाई 1948 के पूर्व यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। क्या? पहला पॉइंट क्या कहा गया? 19 जुलाई 1948 के पूर्व यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो वह भारत का नागरिक होगा। वहीं इसका दूसरा पॉइंट कहता है 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो उसे कम से कम 6 महीने भारत में अस्थायी रूप से निवास करना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त
कर सकता है। क्या है? दूसरा पॉइंट कहता है 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो उसे कम से कम 6 महीने भारत में अस्थायी रूप से निवास करना होगा और उसके बाद वह रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो अनुच्छेद 6 में क्या प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 6 में प्रावधान किया गया पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन यानी कि पलायन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकारों का। इसमें क्या है? पहला पॉइंट कहता है 19 जुलाई 1948 के पूर्व यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई व्यक्ति भारत आता है तो वह पहले 6 महीने तक भारत में निवास करेगा, अस्थायी रूप से निवास करेगा। उसके बाद वह रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। तो अनुच्छेद 7 क्या? अनुच्छेद 7 में क्या प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार दिए गए हैं। क्या? भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी प्रावधान। तो अनुच्छेद 7 में क्या प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि 1 मार्च 1947 को जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए हैं वह पाकिस्तान के नागरिक कहलाएंगे। क्या? 1 मार्च 1947 ईस्वी को जो व्यक्ति भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए हैं वह भारत के नागरिक वह पाकिस्तान के नागरिक कहलाएंगे। वह पाकिस्तान के नागरिक कहलाएंगे। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 7 में कहा गया है जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 को भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए हैं वह क्या है? पाकिस्तान के नागरिक कहलाएंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 8 की। क्या? अनुच्छेद 8 में क्या प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार दिए गए हैं। क्या? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी प्रावधान। तो अनुच्छेद 7 में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 7 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं या ये कहें कि अधिकार दिए गए हैं। क्या? अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार दिए गए हैं। और वहीं यदि हम बात करें ये जो अनुच्छेद 8 है, अनुच्छेद 8 में क्या प्रावधान किया गया है?
तो इसमें वह व्यक्ति या उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी 1935 के अधिनियम के तहत परिभाषित हों और भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हों, और वह व्यक्ति अस्थायी रूप से किसी दूसरे देश में रह रहे हों, और वह दोबारा से यदि भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं, तो वह जिस देश में रह रहे हैं उस देश के भारतीय राजदूत से प्रमाण पत्र प्राप्त करके पंजीकरण के माध्यम से भारत के नागरिक बन सकते हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में लिख देते हैं। क्या? वह व्यक्ति या उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी 1935 के अधिनियम के तहत परिभाषित हैं तथा भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया है, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया है, और वह अस्थायी रूप से किसी अन्य देश में रह रहे हैं तथा वह भारत की नागरिकता दोबारा से प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह जिस देश में रह रहे हैं वहाँ के भारतीय राजदूत यानी कि राजनयिक से प्रमाण पत्र प्राप्त करके रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहा? वह व्यक्ति या उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी 1935 के अधिनियम के तहत परिभाषित हैं तथा वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिए हैं, और वह अस्थायी रूप से किसी अन्य देश में रह रहे हैं तथा वह दोबारा से भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह जिस देश में रह रहे हैं वहाँ के भारतीय राजदूत यानी कि राजनयिक से प्रमाण पत्र प्राप्त करके रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।